आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में, है ना। परावर्तन हो गया था, अब पढ़ेंगे हम अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर होता है भैया। इसमें माध्यम रहते हैं, विभिन्न माध्यम, है ना। उसमें क्या होती है, प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न माध्यम होते हैं। माध्यम क्या होते हैं, ये चीज़ ध्यान लेते हैं कि माध्यम किसे कहते हैं, ये चीज़ समझो, है ना। जैसे माध्यम का ये मतलब है कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जल क्या है, जल एक माध्यम है। वायु क्या है, एक माध्यम है ना। जैसे ठोस है, ठोस भी क्या होता है, एक माध्यम होता है ना। तो विभिन्न माध्यम होते हैं। जैसे जल में प्रकाश की चाल अलग होती है, ठोस में प्रकाश की चाल अलग होती है। वायु या निर्वात, वायु को लगभग निर्वात के सापेक्ष ही मतलब बराबर ही माना जाता है। तो वायु या निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होते हैं। तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो हम अपवर्तन देखते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, ये अपवर्तन की घटना क्या होती है। तो सपोज दैट ये कोई माध्यम हुआ एक, ये सपोज दैट हम मान लेते हैं एयर, ए से एयर, और इसको मान लेते हैं सपोज दैट ग्लास, जी से ग्लास, ए से एयर, जी से ग्लास। तो कोई प्रकाश की किरण एयर से मतलब वायु से ग्लास में जा रही है। कहाँ से, वायु से ग्लास में जा रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अभिलंब खींचते हैं, एक अभिलंब, ये एक लंब खींच दिए। तो प्रकाश की किरण जब वायु से ग्लास में जाएगी तो ये क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जाना चाहिए था इसको इधर और मुड़ किधर गई, इधर। ये लंब है ना। और ये जो अपवर्तन की घटना है ये होगी कब, जब ये जो माध्यम होना चाहिए, माध्यम समांगी माध्यम होना चाहिए। माध्यम कैसे होना चाहिए, समांगी। समांगी माध्यम का ही मतलब है कि हर जगह जो यहाँ पे आर्द्रता वायु की या उसकी डेंसिटी बराबर होनी चाहिए, है ना। ये जो ग्लास है उसकी डेंसिटी हर जगह बराबर होनी चाहिए, है कि नहीं। पता लगा यहाँ पे गर्म वायु बह रही है, यहाँ पे एसी लगा है, तो फिर वो नहीं, उसमें अपवर्तन की घटना नहीं होती। तो समांगी माध्यम होना चाहिए, हर जगह जो माध्यम होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए। समांगी माध्यम का मतलब एक जैसा, होमोजीनियस, है ना। जैसे नमक पानी का विलयन का एक समांगी माध्यम है, नमक चीनी का विलयन का एक समांगी विलयन है। उसमें आप चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकते। आप देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा कि चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है, होमोजीनियस रहता है ना। भाई शरबत पीते हो, ऐसा नहीं है कि नीचे वाला ज़्यादा मीठा है ऊपर वाला कम मीठा है ना। हर जगह समान रहता है, तो समान रूप से घुलता है, वो समांगी विलयन कहा जाता है। तो मतलब ऐसे ये समांगी माध्यम है। तो हर जगह क्या होना चाहिए, माध्यम एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता लगा यहाँ पे डेंसिटी कुछ है, वहाँ पे डेंसिटी कुछ है। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी का जस्ट उल्टा होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ये सपोज दैट आपका ग्लास है, ये अभिलंब है और ये एयर है। अब ग्लास से एयर में जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये चली जाती है इधर, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये है ना। तो इसका कारण क्या होता है कि नहीं भाई, इसका कारण का क्या मतलब है। जो प्रकाश की चाल हमने बताया विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है ना। हमने बताया कि एयर में सबसे ज़्यादा होती है, ग्लास में उससे कम होती है ना। निर्वात या एयर में सबसे ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब
प्रकाश की चाल का जो है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। ये बात तो ठीक है कि भाई विभिन्न माध्यमों में अलग अलग है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि अगर विभिन्न माध्यमों में अलग अलग है तो उसकी चाल, जैसे एयर से ग्लास में जा रही है तो उसकी चाल में परिवर्तन होना चाहिए, ना कि दिशा में, है कि नहीं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आप वायु में दौड़ो तो आप ज़्यादा तेज़ दौड़ोगे, और कह दिया जाए भाई आप जल में दौड़ो तो भाई तालाब में दौड़ो जल में, तो क्या हो जाए, आप उतना तेज दौड़ पाओगे नहीं। काहे लिए नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि उसके माध्यम के कण जो है पास पास हैं और वायु के माध्यम के जो कण हैं वो दूर दूर हैं, है ना। तो उसमें आप जल में कम दौड़ पाओगे, जल में आपकी स्पीड कम रहेगी और वायु में अधिक रहेगी। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप जल में दौड़ रहे हैं तो उसमें दिशा तो नहीं परिवर्तित हो जाएगी ना, आपकी चाल कम हो जाएगी। लेकिन ये किस कारण से क्या होता है, इसका जो दिशा होती है वो चेंज हो जाती है। तो उसको हम देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं अपवर्तन की मतलब अपवर्तन के नियम या अपवर्तन किसे कहते हैं। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये है आपतन कोण I, ये अपवर्तन कोण R। अपवर्तन कोण और ये आपतन कोण, है ना। ये आपतन कोण है और ये क्या है, अपवर्तन कोण। तो जैसे हमने पढ़ा था कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वैसे अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतन बिंदु है। तो पहला तो सेम टू सेम है ना। क्या लिखना है, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है आपतन बिंदु। तो देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका प्रथम नियम हो गया। दूसरा क्या है, स्नेल का नियम। किसका नियम है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल का क्या नियम है कि साइन जा और मतलब आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा क्या होता है, एक नियतांक, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। इसी नियतांक को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक। इसको म्यू या यन से व्यक्त करते हैं, म्यू या यन से व्यक्त करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक की परिभाषा क्या हो जाएगी, साइन आई और मतलब कहने का आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को म्यू या यन से व्यक्त करते हैं, है ना। अपवर्तनांक को किससे व्यक्त करते हैं, म्यू या यन से व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी, जैसे सपोज दैट इसमें प्रकाश की चाल v है, va है। मतलब प्रकाश की चाल का ये मतलब है कि एयर में प्रकाश की चाल सपोज दैट v है ना, या va है।
एयर में प्रकाश की चाल क्या है, वी ए है, और ग्लास में वी जी है प्रकाश की चाल। तब क्या हो जाएगा, यहीं पे देख लेते हैं हम, तब भी यही होगा। तब हम देख लेते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा वी ए बट अपॉन वी जी इज इक्वल टू म्यू। म्यू से व्यक्त करो या एन से, है ना, वो है वही। तो आप चाहे म्यू से व्यक्त करो, चाहे इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो वी ए अपॉन वी जी इज इक्वल टू, वायु कहाँ से जा रही है, एयर से ग्लास में, तो एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ये एयर से ग्लास में गई ना, तो ये हो गया। ऐसे इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसको देखो, ये लिखा है आपका साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए म्यू जी। ए म्यू जी का क्या मतलब है कि क्या है, वायु एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में। तो ये है किसके सापेक्ष कौन सा अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, एक सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना। अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक सापेक्ष अपवर्तनांक, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हम देख लेते हैं अपवर्तनांक के प्रकार में। अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष। निरपेक्ष का क्या मतलब है, निर्वात या वायु, निर्वात या वायु, है ना। अगर आप यहीं से देखो तो निरपेक्ष का मतलब क्या होगा, निर्वात या वायु। निर्वात या वायु का क्या मतलब है कि अगर निर्वात या वायु से कोई प्रकाश की किरण आएगी तो उसका जो अपवर्तनांक होगा एकदम मिनिमम, है ना, एकदम मिनिमम कितना होगा, एक होगा। मिनिमम मतलब न्यूनतम, न्यूनतम कितना होगा, एक। अधिकतम कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम कितना होगा, एक। और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात या वायु से। निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या मतलब हुआ, निर्वात या वायु से आएगी प्रकाश किरण। और सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब, सापेक्ष अपवर्तनांक का भाई कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई भी माध्यम। इसका हम न्यूनतम और अधिकतम नहीं निकाल सकते, है ना। सापेक्ष अपवर्तनांक में आप जो है न्यूनतम और अधिकतम नहीं बता सकते कि कितना न्यूनतम होगा, कितना अधिकतम। तो अपवर्तनांक ये दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। अब हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण जो है किस लिए अभिलंब से दूर हटती है या किस लिए अभिलंब की ओर झुकती है ना, ये चीज़ देख लेते हैं। ये सपोज दैट कोई प्रकाश की किरण क्या हुई, आपतित हुई। ये क्या हो गया, लंब, है ना। इसमें सपोज दैट प्रकाश की चाल आपकी क्या है, वी ए है, मतलब ये एयर है और एयर से किस में जा रही, ग्लास में। तो इसको जाना चाहिए था इधर ऐसे, लेकिन ये क्या हुई, अभिलंब की ओर मुड़ गई और यहाँ पे इसकी चाल वी जी है।
तो हम देख लेते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए म्यू जी। समीकरण नंबर 1 है ना। और अगला हम देख लेते हैं वी ए अपॉन वी जी इज इक्वल टू ए म्यू जी। समीकरण नंबर 2। भाई प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और फिर द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। तो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, ये चीज़ देख लिए हम। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अगर 1 व 2 से देखोगे तो ये वाला दोनों पक्ष देखो बराबर है ना। जब इधर दोनों पक्ष बराबर है तो ये इसके बराबर होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है कि नहीं। तो कहने का क्या मतलब हो जाएगा, अगर ये इसके बराबर है तो ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, और ये साइन, ये हो जाएगा वी ए और बटे वी जी, है ना। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि हमने बताया था आपको कि प्रकाश या प्रकाश की जो चाल है निर्वात या वायु में सबसे अधिक होती है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ से अगर देखोगे तो वी ए इज़ ग्रेटर देन वी जी, है कि नहीं भाई। जो एयर में प्रकाश की चाल होगी वो ग्लास में से प्रकाश की चाल की अधिक होगी। तो अगर इसका अंश बड़ा है तो अगर हम भिन्न के अनुसार देखें तो इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब इसका मान अधिक है तो इसमें इसका मान भी अधिक होगा। तो अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर के, है ना। और इसका अगर हम क्या करें, इन्वर्स निकाल लें। अगर इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, आई इज ग्रेटर देन आर के। आई क्या हो जाएगा, आर के, आर से बड़ा हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब अपवर्तन की घटना कब होगी, अभिलंब की ओर कब झुकेगा, अगर प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। विरल और सघन का क्या मतलब है, जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उनको विरल माध्यम कहा जाता है, और जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं उसको क्या कहा जाता है, सघन माध्यम। तो विरल माध्यम का क्या मतलब है, जैसे वायु है ना, तो वायु क्या है, कांच के सापेक्ष विरल है। काहे कि जो वायु है इसके कण क्या है, दूर दूर है कांच के सापेक्ष, है ना भाई। कांच की अपेक्षा इसके जो कण है दूर दूर है ना, तो ये विरल हुआ। मतलब जिसके कण ज़्यादा दूर दूर हो गए वो क्या हो गया, विरल, और जिसके कण पास पास हो गए वो क्या हो गया, सघन। आप ठोस द्रव गैस में जब पढ़े होगे तो आप पढ़े होगे ठोस द्रव गैस में, तो गैस क्या है, वायु तो ना। तो वायु के कण अधिक दूर दूर होते हैं ना, फिर उसके बाद द्रव के, फिर उसके बाद ठोस के पास पास होते हैं, सबसे पास। तो यही कारण है। तो इसमें क्या हुआ, जो आई का मान है वो आर से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके जो है अपवर्तन की घटना होगी। तो इसमें क्या है, देखो आई का मान आर से बड़ा होना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से देखो आई का मान आर से बड़ा है। तो यही है क्या, अपवर्तन की घटना। इसीलिए क्या होता है, जो प्रकाश की जो किरण होती है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इसी का जस्ट उल्टा करेंगे, तो जस्ट उल्टा करेंगे तो इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी, है ना। तो ये है अपवर्तन का नियम। इसी कारण से क्या होती है, प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या कि आई का मान जो होता है आर के मान से बड़ा होता है। अब हम देखते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है ना। लेकिन अगर आपको अपवर्तन की परिभाषा बताना है
तो कैसे बताना है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना। पहला माध्यम कुछ हो सकता है, जैसे वायु हो गया, जल हो गया। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और विचलन की इस घटना को क्या कहा जाता है? अपवर्तन। विचलन की इस घटना को क्या कहा जाता है? अपवर्तन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको परिभाषा इसी है। देखो, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो वह क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाती है? अभिलंब की ओर। तो अभिलंब की ओर झुकने का क्या मतलब है? क्योंकि ये विरल से कहाँ जा रही है? सघन में, इसलिए क्या हो रही है? अभिलंब की ओर झुक रही है। तो ये परिभाषा नहीं, परिभाषा अपवर्तन की क्या होती है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और विचलन की इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इसमें देखो विचलित हो गई ना। इसमें कोई भी माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है। ऐसा ना समझो कि यही माध्यम है, यही अकेले माध्यम है, इसके बाद माध्यम नहीं है। तो ये अपवर्तन का परिभाषा होता है। तो ये हो गया आपका। अब हम देख लेते हैं उत्क्रमणिता का सिद्धांत। आपसे पूछ सकता है कि किस लिए प्रकाश की किरण जो है विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, या सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो हम देखते हैं उत्क्रमणिता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणिता का सिद्धांत हम देख लेते हैं क्या होता है। उत्क्रमणिता का सिद्धांत भैया, ये सपोज दैट क्या हुआ, प्रकाश की किरण कहाँ से आई? एयर से आई, और ये है आपका विलंब, ये आपका विलंब है, और ये है ग्लास। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? विलंब की ओर झुक जाती है। ये इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन झुक गई है इधर, है ना। तो इसको क्या करते हैं हम देखते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन आई बटे साइन आर। ये हो गया आपका आई और ये हो गया आपका आर, बराबर ए म्यू जी। भाई एयर से ग्लास में गई। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1 हो गया। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस वाली प्रकाश किरण को लंबवत आपतित कराया एक दर्पण पे। दर्पण पे क्या किया? लंबवत आपतित कराया। तो देखा जिस मार्ग से प्रकाश की किरण आई थी उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट गई। जिस मार्ग पर आई थी, जब दर्पण पे लंबवत आपतित कराया गया तो ये क्या हुई? उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट गई। तो क्या हो जाएगा? अब की बार हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई इज इक्वल टू, अब प्रकाश किरण जी से ए में गई तो जी म्यू ए, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 गुणे 2 से, समीकरण 1 और 2 का हम क्या करते हैं? गुणा करा देते हैं आपस में। तो समीकरण 1 और 2 का जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर गुणा साइन आर बटा साइन आई। अब देखो ये आर से साइन आर कट गया, साइन आई से आई कट गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए म्यू जी गुणे जी म्यू ए बराबर 1। मतलब कहने का क्या, अगर इस माध्यमों का हम गुणा कराते हैं तो उसका जो अपवर्तनांक का गुणनफल होता है सदैव कितना आता है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपान जी म्यू ए
यही उत्क्रमणिता का सिद्धांत है ना। यही क्या है, उत्क्रमणिता का आपका सिद्धांत है। कि कहने का ही मतलब है कि प्रकाश की किरण अगर किसी माध्यम, जैसे किसी माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो अगर हम किसी दर्पण पे लंबवत उसको आपतित कराएं दूसरे माध्यम में, तो वो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। कहने का अर्थात ही पूरा मतलब है, इनके अपवर्तनांकों का जो गुणनफल होगा वो कुल मिला के कितना आता है, 1। यही क्या है, उत्क्रमणिता का सिद्धांत है। आपसे पूछेगा कि उत्क्रमणिता का सिद्धांत समझाइए, तो आपको यही समझाना रहेगा। ये तो मान लो दो माध्यम हुए, अगर हम विभिन्न माध्यमों के लिए देख लेते हैं तो विभिन्न माध्यमों के लिए उत्क्रमणिता का सिद्धांत देख लेते हैं हम। विभिन्न माध्यमों के लिए उत्क्रमणिता का सिद्धांत। ये तो भाई एक माध्यम, दो माध्यम थे। अब हम मान लो 2-3 माध्यम ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या होता है उत्क्रमणिता का सिद्धांत। ये फार्मूले आप याद रखना, बड़े काम के रहते हैं डेरिवेशन वगैरह करने में या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब देखते हैं विभिन्न माध्यमों के लिए भैया। मान लेते हैं ये एयर है, ये वाटर है, ये ग्लास है, ये पुनः एयर हो गया। सपोज दैट कोई प्रकाश की किरण इसमें हम क्या किए, आपतित करवाए, ये अभिलंब खींचे। तो अब आप देखोगे ये जो एयर है वाटर के सापेक्ष विरल है, तो क्या होगा, प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो हम अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुका देते हैं ये। अब फिर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं। अब वाटर से क्या है, ग्लास जो है अधिक सघन है ना, फिर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब क्या हुआ, ग्लास से एयर में जा रही है ना, तो एयर का जो माध्यम है वो ग्लास की सापेक्ष जो एयर के कण है वो दूर दूर है, तो ये विरल माध्यम हुआ ना। अर्थात कहने का क्या कि प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये अभिलंब से दूर हट गई। तो कहने का मतलब इसको जाना इधर चाहिए था और ये चली कहाँ गई, इधर, है ना। जाना चाहिए तो इसको सीधा इधर, लेकिन ये चली कहाँ गई, ऐसे ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे ये दोनों प्रकाश की किरण क्या होती है, समांतर हो जाती है। अब देखते हैं, सपोज दैट इसमें इसका वेग v1 है, इसमें v2, इसमें v3। अब इसमें आएगा तो फिर v1 हो जाएगा, क्योंकि फिर एयर में आ गई प्रकाश की किरण, है ना। तो देख लेते हैं हम क्या हो जाएगा इसका, a म्यू जी का सॉरी a म्यू डब्लू का मतलब एयर से कहाँ गई, वाटर में। तो एयर से वाटर में गई तो v1/v2, समीकरण नंबर 1। अब कहाँ से, वाटर से किस में जा रही है, ग्लास में। ये देखो वाटर से ग्लास में, तो यहाँ पे चाल प्रकाश क्या है, v2/v3। पुनः इसमें देखते हैं हम समीकरण नंबर 2। और ये ग्लास से कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है ना, तो v3/v1, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण समीकरण 1 गुणा 2 गुणा 3 से, तो समीकरण 1, 2, 3 को हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो गुणा करवाएंगे तो a म्यू डब्लू गुणे
डब्लू म्यू जी गुणे जी म्यू ए बराबर V1/V2 गुणे V2/V3 गुणे V3/V1। अगर आप देखोगे तो इधर का सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, है ना। तो आपने देखा कि विभिन्न माध्यमों से होते हुए प्रकाश की जो किरण है जब उसी माध्यम में पुनः जाती है तो उनके अपवर्तनांकों का गुणनफल कितना आता है, 1, है ना। भाई विभिन्न माध्यमों से होते हुए गई प्रकाश किरण, अगर प्रवेश करते समय वही माध्यम रहे और निर्गत होते समय वही माध्यम रहे तो उनके बीच कितना भी अपवर्तनांक आए सबका गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पूरा 1 के बराबर। कितना भी बीच में माध्यम पड़े इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको निकाल लेते, इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा W म्यू जी इज इक्वल टू 1/A म्यू W इंटू जी म्यू ए। अगर हम उत्क्रमणिता के सिद्धांत से देखें तो ये क्या हो जाएगा, W म्यू जी, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा A म्यू जी अपॉन A म्यू W। एयर के सापेक्ष ग्लास, एयर के सापेक्ष वाटर। अभी हमने आपको ये वाला फार्मूला बताया ना कि A म्यू जी इज इक्वल टू 1/G म्यू ए। तो यहाँ से इसको रखे हैं 1/G म्यू ए के स्थान पे A म्यू जी। तो आपने देखा कि विभिन्न माध्यमों के लिए जो उत्क्रमणिता का सिद्धांत है, चाहे जितने माध्यम में प्रकाश की किरण जो है गमन करे, अगर निर्गत होते समय वो उसी माध्यम में पुनः निर्गत होती है तो बीच में कितने भी माध्यम आए लेकिन सभी माध्यमों का जो अपवर्तनांकों का गुणनफल है वो क्या है, 1 होता है। ये फार्मूला देखो यहाँ से आया। तो ये विभिन्न माध्यमों में उत्क्रमणिता का सिद्धांत है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन, है ना। तो अगले वीडियो में देखेंगे उसको।